नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं, हार्पर ली की टू किल अ मॉकिंगबर्ड। हमारे पास एक समीक्षा है जो इस किताब के कथानक, इसके किरदारों और थीम्स को देखती है, और ये भी कि आज ये क्यों मायने रखती है। जी हाँ। ये किताब आपको याद होगा 1960 में आई थी और आते ही इसे पुलित्जर प्राइज मिला। बिल्कुल, एक बड़ा सम्मान। कहानी का समय है 1930 का दशक। अमेरिका में महामंदी का दौर था और जगह है एलाबामा का एक छोटा सा काल्पनिक शहर मैकॉम। तो सवाल ये उठता है कि इतने साल बाद भी ये किताब इतनी अहम क्यों बनी हुई है। बिल्कुल, और मुझे लगता है इसका एक बड़ा कारण है इसका नजरिया। कहानी एक छोटी बच्ची स्काउट फिंच सुनाती है। मतलब वो अपने बचपन को याद कर रही है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, बल्कि नस्ली अन्याय और मुश्किल वक्त में सही के लिए खड़े होने की हिम्मत उसका एक बहुत शक्तिशाली चित्रण बन जाती है। हाँ, जिसने इससे अमेरिकी साहित्य में खास जगह दी है। सही। समीक्षा ये भी बताती है कि कहानी में जैसे दो ट्रैक साथ चलते हैं। एक तरफ तो स्काउट है, उसका भाई जेम और उनका दोस्त डिल। उनके बचपन के एडवेंचर्स, खेल और वो रहस्यमयी पड़ोसी बू रेडली को लेकर उनकी उत्सुकता। हाँ, बू रैडली वो एक पहेली जैसा है बच्चों के लिए। और फिर दूसरा ट्रैक है उनके पिता का, एटिकस फिंच का। वो एक वकील हैं और वो एक मुश्किल केस लड़ रहे हैं। टॉम रॉबिन्सन एक अश्वेत व्यक्ति जिस पर एक श्वेत महिला से जुड़े झूठे आरोप लगे हैं। अच्छा, और यहीं पर शायद कहानी का अहम मोड़ आता है। ये दोनों ट्रैक जुड़ते कैसे हैं? असल में ये जो टॉम रॉबिन्सन का मुकदमा है ना, यही उस मिकोम शहर के अंदर गहरे बैठे नस्लीय भेदभाव और अन्याय को उजागर कर देता है। ये सिर्फ सामाजिक नाइंसाफी नहीं दिखाता, बल्कि ये स्काउट और जेम की जो मासूम दुनिया है उसे भी हिला देता है। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि दुनिया में कितनी कठोरता है, कितना अन्याय है। और एटिकस फिंच, समीक्षा उन्हें कैसे देखती है? उन्हें उपन्यास की नैतिक रीढ़ कहा गया है। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह से कहानी की नैतिक आत्मा है। शांत, सिद्धांत वाले, दयालु, और सबसे बड़ी बात, समाज का इतना दबाव होने के बावजूद वो सच के लिए खड़े होते हैं। यही नैतिक साहस वाली बात है जो शायद उपन्यास का एक मुख्य थीम है। हाँ, नैतिक साहस। और इसके साथ ही नस्लीय अन्याय, मासूमियत का खो जाना और सहानुभूति का महत्व, ये सब बहुत महत्वपूर्ण थीम्स हैं इसमें। वो जो मशहूर लाइन है कि आप किसी इंसान को तब तक सही से नहीं समझ सकते जब तक आप उसके नजरिए से चीजों को ना देखें। बिल्कुल। समीक्षा भी यही कहती है कि यही सहानुभूति है जो स्काउट के नैतिक विकास का आधार बनती है। वो धीरे धीरे दूसरों को समझना सीखती है। किरदारों की बात करें तो समीक्षा एटिकस, स्काउट, जेम का जिक्र करती है, और बू रैडली भी, जो बाद में एक अनपेक्षित नायक बनते हैं। हाँ, और टॉम रॉबिन्सन जो अन्याय का शिकार है, और दूसरी तरफ बॉब और माइला ईवेल जैसे किरदार हैं जो नफरत और अज्ञानता को दिखाते हैं। लेखन शैली के बारे में समीक्षा क्या कहती है? क्योंकि ये स्काउट की आवाज में है, जो बच्ची भी है और एक तरह से बड़ी होकर कहानी सुना भी रही है। हाँ, ये दिलचस्प है। समीक्षा कहती है कि ये जो मिश्रण है, बचपन की मासूमियत और एक वयस्क की समझ, यही कहानी को गहराई देता है। हम स्काउट की आंखों से देखते हैं, लेकिन उसमें एक परिपक्वता का पुट भी है। अच्छा। और फिर वो दक्षिणी अमेरिका की खास बोली का इस्तेमाल और मॉकिंगबर्ड का प्रतीक। हाँ, मॉकिंगबर्ड, यानी वो मासूमियत जिसे नुकसान पहुंचाना पाप है। सही कहा। समीक्षा के मुताबिक ये मासूमियत और अच्छाई का प्रतीक है, जिसे समाज की बुराई, उसका पूर्वाग्रह नष्ट करना चाहता है। अब अगर हम इसकी विरासत पर आएं, तो समीक्षा कहती है पुलित्जर मिला, ग्रेगरी पेक वाली वो मशहूर फिल्म बनी, स्कूलों में आज भी पढ़ाई जाती है। ये सब तो है, लेकिन कुछ आधुनिक आलोचनाओं का भी जिक्र है समीक्षा में, है ना? हाँ, और ये जिक्र जरूरी भी है आज के समय में। समीक्षा मानती है कि किताब महान है, लेकिन ये भी बताती है कि कुछ आज के आलोचक मानते हैं कि कहानी मुख्य रूप से एक श्वेत नजरिए से ही कही गई है। अच्छा, मतलब ये कि जो अश्वेत पात्र हैं, जैसे टॉम रॉबिन्सन या उनकी हाउसकीपर कैल्पर्निया, उन्हें उतनी गहराई या अपनी आवाज नहीं मिली है जितनी शायद मिलनी चाहिए थी। कहानी उनके बारे में है, लेकिन उनके अपने अनुभव या समुदाय पर उतना फोकस नहीं है, ऐसा कुछ आलोचकों का मानना है। तो ये एक जटिल तस्वीर उभरती है। एक तरफ इसकी कालजयी अपील, दूसरी तरफ समय के साथ कुछ सवाल। बिल्कुल, और समीक्षा का निचोड़ भी यही है
कि टू किल अ मॉकिंगबर्ड अपने संदेश के कारण आज भी प्रासंगिक है, सहानुभूति, साहस, अन्याय का विरोध। भले ही इसके कुछ चित्रण अपने समय की उपज लगते हों, फिर भी ये 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम ऐसी क्लासिक रचनाओं को आज के बदलते हुए नजरिए से कैसे पढ़ें और समझें। को कुल मिलाकर समीक्षा इसे अच्छाई और बुराई के सह अस्तित्व की कहानी मानती है। शायद पाठकों के लिए सोचने वाली बात यह हो सकती है, क्या हमारे अपने समाज और जीवन में भी अच्छाई और बुराई इसी तरह साथ साथ नहीं चलते? और इस जटिलता को समझना आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में रास्ता खोजने में कैसे मददगार हो सकता है?